उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी अभी रहता है उसमें से 19 में से। फ्लूइड रेजिस्टेंस आपने डिफाइन कर लिया, दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड या अपोजिशन ऑफर्ड बाय फ्लूइड व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन इट इज़ नोन एज फ्लूइड रेजिस्टेंस। इसमें इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जब पानी के अंदर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी नीचे जाते वक्त वो चेंज होगी। इनिशियली कुछ ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद कम होगी, या एक ख़ास लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह से जो वेलोसिटी है किसी भी दूसरे फ्लूइड के अंदर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो चेंज होगी। इट विल बी चेंज ड्यू टू द ड्रैग फोर्स, वो ड्रैग फोर्स की वजह से चेंज होगी। अच्छा, इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो अब क्या होगी जी, ड्रैग फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के यानी वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाए। तो ड्रैग फोर्स को हम वेट ऑफ द बॉडी के बराबर रखेंगे और वहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड है वो आ जाएगी, और कांस्टेंट स्पीड को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि ड्रैग फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, कोई बता सकता है? अब तक हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। ड्रैग फोर्स वो होती है ना जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। नहीं, वो भी तो रोकेगी ना। ड्रैग फोर्स भी उसी तरीके से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी ना, और एक वैसे ही। नहीं, वो मसला ये है कि दोनों चीज़ें रोक रही हैं उसे, डायरेक्शन चाहे जो भी है तो दोनों रोक रही हैं। असल में जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होती है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ वी डिनोट इट बाय एफ डी, तो हम इसको कहेंगे एफ डी जो है ये क्या है, ये बेसिकली वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। ओके, क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो मॉडिफाई कर, इसको हम कांस्टेंट की मदद से जो है वो लिख सकते हैं, बी इंटू वी। ये आपने पढ़ा हुआ है एफ डी, इसकी जगह पे नोटेशन कोई और होगी, लेकिन ये बी इंटू वी के बराबर ही है, ठीक है। फोर्स कैपिटल एफ शायद हो या जो भी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों के अंदर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। बात क्लियर होगी? कुछ पूछना है? अच्छा, उसके बाद फिर अगेन दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को आपने क्वेश्चन नंबर XXI, क्वेश्चन XXI जो है इसमें आपने क्या बताना है, एफ डी इज इक्वल टू बी वी और एफ डी इज इक्वल टू बी प्राइम वी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, या इस तरह की इक्वेशन मिलती जुलती आपने देखी है? प्राइम का मतलब कोई और कांस्टेंट है, एक बी की जगह सी रख लें, कुछ भी रख लें। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये आपने पढ़ी हुई है, ड्रैग फोर्स है ना ये, ठीक है। लेकिन ये ड्रैग फोर्स जो है ये लो स्पीड्स के लिए है, ठीक है। लो स्पीड्स के, बॉल को फेंकें पत्थर को पानी के अंदर, ये एक लो स्पीड है, ठीक है। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो है ये लोअर स्पीड्स के लिए है, और ये जो है ये हायर स्पीड्स के लिए है। ये भी ड्रैग फोर्स ही, लेकिन ये हायर टर्मिनल वेलोसिटी और हायर स्पीड्स के लिए है। हायर स्पीड्स किस तरह से हो सकती हैं? एक जहाज़ जब हवा में मूव करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये फार्मूला वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और ड्रैग फोर्स जो है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है, और इसमें जो कांस्टेंट होता है वो अब चेंज हो जाएगा। अब आपने ये बताना है कि बी के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन ओवर मीटर पर सेकेंड। बी प्राइम के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन ओवर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इन दोनों के यूनिट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हैं तो ये दोनों कांस्टेंट, लेकिन इन दोनों के यूनिट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक
डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। इसको आपने याद रखना है कि लोअर स्पीड्स के लिए और हायर स्पीड्स के लिए जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो इसको v और v स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। व्हाट इज़ टर्मिनल स्पीड, ये तो पहले हमने शायद कर लिया हुआ है। वी टी इज़ इक्वल टू, हाँ इसी से रिलेटेड दो और फार्मूलाज भी हैं जिसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर क्या होगा 22। टर्मिनल स्पीड्स के लिए दो फार्मूलाज हैं, वी टी इज़ इक्वल टू एम जी ओवर बी, और एक वी टी जो है ये बराबर है एम जी ओवर बी प्राइम, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है जी। क्या, हाँ ये ऊपर वाले की इसी तरह से है। ये जो होगा ये लोअर टर्मिनल स्पीड के लिए, ये हायर टर्मिनल स्पीड्स के लिए है। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों में वही आएगा कि हम ये लिखेंगे दी ड्रैग फोर्स का आपने फार्मूला लिखना है, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी फॉर लोअर स्पीड्स एंड ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर फॉर हायर स्पीड्स। ठीक है, और इन्हीं की जो रिलेटेड जो वेलोसिटीज़ हैं उनको एम जी ओवर बी और एम जी ओवर बी प्राइम, और स्क्वायर रूट एक तरफ आ रहा है, एक तरफ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। ओके, इसमें कुछ पूछना है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 23, in the banked roads which component of normal force vector supports up the weight of the vehicle। ये आपको आ जाना चाहिए अब तक। नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट होता है बैंक्ड रोड्स का में नॉर्मल फोर्स का जो व्हीकल के वेट को बेसिकली उठा के रखता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलना है, साइन कॉज नहीं बोलना। साइन कॉज चेंज हो सकता है, थीटा चेंज करेंगे फ़ौरन साइन कॉज चेंज हो जाएगा। साइन कॉज जो है वो उस पर एतबार नहीं करना। तो हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनेगी जी? कौन सा सर्कल वाला? वो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना। ये रोड इस तरह से सर्कुलर है और इसका जो दूसरा एज है वो इस तरह से बन रहा है, और ये है तो बेसिकली रोड ही, तो ये वही सर्कल ही है। और उस सर्कल के ऊपर ये स्ट्रेट अगर होती तो इस तरह से थी। अब चूंकि ये एंगल बन चुका है तो ये बैंकिंग एंगल थीटा है, और इस पे जो नॉर्मल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में होगी, और इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा जो है वो वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे, इधर समरा इधर देखें, ये यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि थीटा अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो ये वाला साइन थीटा बन जाएगा, ओके, और नीचे वाला कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो साइन थीटा कौन सा अब हो गया? अब साइन थीटा ये वाला आ गया। इसलिए साइन कॉस जो है ये कोई परमानेंट रेफरेंस नहीं है, हम इसको कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल है ये बेसिकली अगर इस साइन थीटा के हिसाब से देखेंगे तो अभी हमारे पास जो है वो ये वाला साइन थीटा जो बन जाएगा अगर इसके हिसाब से देखेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये बेसिकली इसको सपोर्ट अप करेगा, एम जी को उठा के रखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स सपोर्ट्स अप द वेट ऑफ द व्हीकल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स सपोर्ट्स अप द वेट ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन बैंक्ड रोड्स। सेकंड पॉइंट भी इसके साथ ही लिख लें कि सेकंड पॉइंट क्या होगा? मूविंग ऑन बैंक्ड रोड्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका किस काम आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आगे दूसरा पॉइंट भी लिख लें इसका, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स विल प्रोवाइड horizontal component of normal force will provide extra frictional force for steady motion
ऑफ कार या व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड. एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स फॉर स्टडी मोशन ऑफ व्हीकल वाइल टेकिंग टर्न. बैंक रोड लिखने की जरूरत नहीं है, वाइल टेकिंग टर्न. ओके, क्वेश्चन है विच रेन ड्रॉप फॉल्स फास्टर आइदर हैवियर और लाइटर. इसका आंसर तो आसानी से आपने लिख लेना है कि हैवियर और लाइटर जो है इसके ऊपर डिपेंडेंस इसकी नहीं है. ठीक है, ओके, लिख लिया या कुछ रह गया? व्हीकल, स्टेडी मोशन ऑफ व्हीकल और ड्यूरिंग द टर्न लेते वक्त जो है उसने वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन चाहिए थी उसको. अच्छा, विच रेन ड्रॉप फॉल्स फास्टर, ये बड़ा मशहूर सवाल है और इसका आंसर आपने याद रखना है कि कोई भी होगा, स्मॉलर या लाइटर होगा या जो हैवियर पार्टिकल होगा उसकी जो स्पीड होगी वो बराबर होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो उस पर एक्ट करेगी वो बराबर होगी. ठीक है, इसके आंसर की ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत तो नहीं है. आखिरी क्वेश्चन देखें, XXVI. वाई वी डोंट फॉल एट द टॉप ऑफ रोलर कोस्टर ट्रैक व्हेन ट्रैक इज़ अपसाइड डाउन. ये हम पहले शायद कर चुके हैं इसको. व्हेन द ट्रैक फ्राम, हाँ ठीक है, फ्राम वेयर नेसेसरी, XXV जो है ये 25वां क्वेश्चन. फ्राम वेयर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ज़मीन के गिर्द जो है वो चांद गर्दिश करता है, सर्कुलर मोशन, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? वो प्रोवाइड करता है ना अर्थ. हाँ ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका आंसर क्या होगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय gravity of the earth, is provided by gravity of the earth. ठीक है, आप इसके बाद इसके नीचे लिख सकते हैं FC इज इक्वल टू mv स्क्वेयर ओवर आर. और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है? कैपिटल G mm ओवर आर स्क्वेयर. और इसको हम इक्वल रखते हैं तो mv स्क्वेयर ओवर आर इज़ इक्वल टू G mm ओवर आर स्क्वेयर. और यहाँ से ये जो वेलोसिटी है इसकी और हमारे पास जो दीगर चीज़ें हैं वो निकल आएंगी. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो है वो डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी. आखिरी सवाल है, वाई वी डोंट फॉल ऑन द टॉप ऑफ द रोलर कोस्टर ट्रैक व्हेन ट्रैक इज़ अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मतलब ये होगा जो ऊपर वाली साइड थी उसकी वो नीचे हो गई है. ठीक है, तो इस के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम लिखेंगे. ठीक है, सिंस बिकॉज एन अपसाइड डाउन ट्रैक वुड बी deformed into a circular shape. So that centripetal force the centripetal force works for the steady motion on this track and we do not fall down. अब एक क्वेश्चन जो लास्ट इधर नहीं लिखा हुआ एंड वी हैव टू डिस्कस इट, वो ये है कि
the normal force comes from where? In simple pendulum, flying airplane, and moving car on moving car. ये तीन केसेस हैं, सिंपल पेंडुलम और एयरप्लेन और मूविंग कार। इन तीनों में नॉर्मल फोर्स आती किधर से है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। सारी डिस्कशन हमारी इस पे हो चुकी है कल की और आज की। कोई कंक्लूड करके बता दे अगर तो। सिंपल पेंडुलम के लिए और मूविंग कार के लिए और एयरप्लेन के लिए कहाँ से आती है फोर्स, नॉर्मल फोर्स? कोई बताएगा? सोचना है, खुद सोचेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें से। क्या ख्याल है? हाँ, ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो ये जो फोर्स है कुछ इस तरह से होती है, इसकी डिफरेंट जो पोजीशंस हैं वो हम बना लेते हैं, और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स है वो बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से आ रही है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? इट इज़ द रिएक्शनल फोर्स। हमेशा ये रिएक्शनल फोर्स होती है। अब वेट जो है ये चूँकि नीचे की तरफ आ रहा है तो स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है रिएक्शन के तौर पे उस वेट के। ओके, तो ये जो फोर्स यहाँ पे है ये होगी क्रिएट जो रिएक्शन ऑफ द वेट, और इसमें स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी इसको। जब हम एयरप्लेन की बात करते हैं तो एयरप्लेन जब मूव कर रहा होगा किसी एयर पार्टिकल्स पे, तो इसके जो विंग्स होंगे, इन विंग्स के नीचे जो एयर प्रेशर होगा, ये अभी हमने कल बात की थी, वो प्रोवाइड करेगा नॉर्मल फोर्स जो उसको ऊपर उठा के रखती है। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या लिखेंगे, साथ साथ लिखते भी जाएं। पहला केस है इसके अंदर क्या होगा, द नॉर्मल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर हम टेंशन इन द स्ट्रिंग को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में इस तरह से, और थीटा हमारे पास ये है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये वाला, ये जो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा होगा फ़िलहाल इस थीटा के मुताबिक, ये जो टी कॉस थीटा है ये बेसिकली नॉर्मल जो वेट को उठा के रखा हुआ है उसने। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सेंटेंस क्या लिखे अब? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन holds up the bob। उसके बाद एयरप्लेन के लिए लिखें, the pressure under the wings of airplane, the pressure under the wings of airplane, pressure under the wings of airplane provides normal force that holds up the airplane, that holds up the airplane। और जो तीसरा केस है हमारे पास मूविंग कार का, इसमें ग्राउंड जो है ये, हाँ रोड जो होगा वो ग्राउंड या रोड जो है वो उसको हम कह सकते हैं। In the case of moving car, normal force is being provided by the road,
इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रोड। उसके बाद एक जनरल सेंटेंस लिख लें, वी कैन से दैट द नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शनल फोर्स। Normal force is a reactional force that is produced by the action of weight of the body.